हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 जो है उसमें एक एग्जांपल देखेंगे। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स से रिलेटेड एक एग्जांपल है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल होगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक एग्जांपल 2.9 आपकी टेक्स्ट बुक से, और उसके बाद में एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड देन एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कुछ टॉपिक्स हमारे चैप्टर 2 में रह गए हैं जिनको आज हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 2.9 जो हमारी टेक्स्ट बुक का है, एग्जांपल 2.9। तो अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि उस एग्जांपल में हमें क्या प्रॉब्लम दी गई है। बेसिकली उसमें हमें जो है 4 कैपेसिटर्स का नेटवर्क दिया हुआ है, और वो 4 कैपेसिटर किस तरीके से अरेंज्ड हैं, किस तरीके से कंबाइन किए हुए हैं, तो उसका डायग्राम देखें हम लोग। चार कैपेसिटर्स हैं जो कि कुछ इस तरीके से कंबाइन है। ये जो कैपेसिटर्स हैं, ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है, इसको फर्दर आगे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, और ये बैटरी जो है उससे जो वोल्टेज इसको कॉम्बिनेशन को दिया जा रहा है वो कितना है, 500 वोल्ट। इस तरीके से हमारे पास में 4 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है। इनको आप नाम दे सकते हैं C1, C2, C3 और C4। 4 कैपेसिटर हो गए, और ये उनका कह सकते हैं बैटरी से जो कनेक्शन का पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है, वो उसको नाम दे सकते हैं AD, और ये जो है पॉइंट्स B और C। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ए नेटवर्क ऑफ 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स, यानी कि जो चारों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो कितनी है, 10 माइक्रोफेरेड है। तो C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू C4, सारे कितने हैं, 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इज कनेक्टेड टू ए 500 वोल्ट सप्लाई। तो 500 वोल्ट सप्लाई से ये कनेक्टेड है कॉम्बिनेशन। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो हमें क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो हमें कैलकुलेट करना है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करें, तो पहला हमारा पार्ट है इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अब कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने क्लास में पढ़ा था कि जो चार्ज जो कैपेसिटर्स होते हैं उनको कंबाइन किया जा सकता है। 2 तरीके से कंबाइन करते हैं हम उनको, सीरीज और पैरेलल में। तो यहाँ पर आप देखें सीरीज और पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या होती है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो उन सभी कैपेसिटर्स पे जो चार्ज होता है वो बराबर होता है, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो उन पर जो वोल्टेज होती है वो बराबर होती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो C1, C2 और C3 जो हैं वो तीनों जो कैपेसिटर हैं एक सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो C1 और C2 और C3 पर जो चार्ज होगा वो बराबर अमाउंट में होगा। तो मान लेते हैं कि जो C1 जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज कितना है Q, C2 जो कैपेसिटर है उस पर भी चार्ज कितना है Q, और C3 जो कैपेसिटर है उस पर भी चार्ज कितना होगा Q, और चौथा कैपेसिटर जो C4 है वो इन तीनों की क्या है, पैरेलल में है। तो इस पर हम चार्ज मान लेते हैं Q डैश। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में
इन चारों कैपेसिटर्स के पास में जो चार्ज होना चाहिए वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है Q और Q डैश से। C1 C2 C3 पर Q क्यों माना है, क्योंकि तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है और C4 इनके पैरेलल में है तो उस पर चार्ज अलग होगा Q4 डैश Q डैश। और साथ के साथ ही A और D जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में हमने कितने वोल्ट सप्लाई दी हुई है, 500 वोल्ट सप्लाई दी है। तो C4 जो कैपेसिटर है उस पर जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो 500 वोल्ट है, और C1 C2 C3 का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो कितना है, 500 वोल्ट है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि हमें C1 C2 जो C3 है ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हम कह सकते हैं सिंस C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसको आप चाहे तो सी डैश से लिख सकते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या होता है फॉर्मूला, तो मान लेते हैं लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 C2 एंड C3 बी C डैश। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला होता है, जो रेजिस्टेंस के पैरेलल में होता है वही यहाँ पर होता है। तो 1/C डैश इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे यूज करेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 की। तो 1/C1 की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफेरेड प्लस 1/10 प्लस 1/10, टोटल कितना हो जाएगा ये 3/10। और C डैश फाइनली क्या हो जाएगा, C डैश इक्वल्स टू 10/3 माइक्रोफेरेड। तो ये C1 C2 C3 जो सीरीज कॉम्बिनेशन में उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुआ। अब हम यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट वो क्या हो जाएगा, उसमें दो कैपेसिटर हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका C डैश और दूसरा हो जाएगा आपका C4। ठीक है, और फिर इसको आगे हमने कितना 500 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है आगे सप्लाई में। फाइव 500 वोल्ट, ये टर्मिनल कौन से हैं आपके A और ये हो जाएगा D। तो ये जो कैपेसिटेंस आई है वो कितनी है C डैश, और ये कैपेसिटेंस कौन सा है हमारा C4। क्लियर, C4 पे जो चार्ज है वो कितना है Q डैश, और C डैश पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा Q। अब फाइनली C डैश की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। अब देखेंगे तो इस इक्विवेलेंट सर्किट में, ये वाले इक्विवेलेंट सर्किट में क्या हो रहा है कि जो आपके C डैश है और C4 है ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, क्योंकि 500 वोल्ट सप्लाई दोनों पर बराबर लगी हुई है, इसलिए C डैश और C4 क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C डैश एंड C4 which are in parallel combination, which are in parallel combination। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं C इक्वलेंट इक्वल्स टू, ये पैरेलल में क्या होता है C डैश प्लस C4। अब C डैश कितना था हमारे पास में 10/3 माइक्रोफेरेड प्लस C4 कितना है 10, तो C इक्वलेंट कितना हो जाएगा ये 40/3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाता है C इक्वलेंट कितना 40/3 माइक्रोफेरेड। तो पहला जो आंसर है हमारा, तो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 40/3 माइक्रोफेरेड। दूसरा क्या था, हमें क्या निकालना था, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो देखो वापस में एक बार डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ कि दो कैपेसिटर है हमारे पास में, और ये इस तरीके से आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, और इन दोनों को ही हमने कितना दिया हुआ है सप्लाई, या इन पर जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो कितना है 500 वोल्ट है। तो ये है आपका C4 और ये है C डैश।
सी डैश पर जो चार्ज हमने डिसाइड किया है वो कितना था, क्यू डैश, सॉरी क्यू, और C4 पर कितना किया है, क्यू डैश, ये टर्मिनल ए और ये पॉइंट आपका डी। क्लियर। तो C4 जो उसका दूसरा पार्ट है, बी पार्ट, उसके लिए हम क्या करना है कि दोनों की कैपेसिटेंस हमें पता है, वोल्टेज हमें पता है, तो Q और Q डैश की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। तो कह सकते हैं द चार्ज ऑन C4 यानी कि Q डैश इक्वल्स टू, तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV, तो ये हो जाएगा C4 इंटू वी। Q डैश आप रिकॉल करें, फॉर्मूला होता है हमारा C इक्वल्स टू Q अपॉन V, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। तो चार्ज जो कैपेसिटर 4 है ए और डी के बीच में, उस पर वोल्टेज हमें पता है, उसकी कैपेसिटेंस हमें पता है, तो Q डैश यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Q डैश कितना हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो C4 की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है, इनटू वोल्टेज कितना है, 500 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये 10 माइक्रोफेरेड का मतलब है 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 500 वोल्ट, ये फेरेड। अब इसको सॉल्व कर लें आप तो Q डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू 10 टू पावर 3 और ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 3 और कूलम। तो चार्ज कितना हो गया कैपेसिटर C4 पे, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कूलम। सिमिलर वे में Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज द चार्ज ऑन C डैश। तो इसी तरीके से C डैश पर चार्ज हो जाएगा Q इक्वल्स टू C डैश इंटू V। अब C डैश की वैल्यू कितनी है, 10/3 माइक्रो फेरेड इंटू वोल्टेज कितना है, 500 वोल्ट। और जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कूलाम। अब ये जो चार्ज है Q, ये C डैश पर है, और C डैश जो है 3 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, C1, C2 और C3 का कॉम्बिनेशन है। C1, C2 और C3 का कॉम्बिनेशन है, कौन है, ये जो C4 है, ये C1, C2 और C3 का क्या है, कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है कि जो चार्ज C डैश पर होगा वही C1, C2 और C3 पर होगा। तो यही चार्ज आपके किस पे रहेगा, दिस इज द चार्ज ऑन C1, C2 एंड C3। क्लियर। और भी आपसे पूछ सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या होता है, दोनों को जोड़ सकते हैं, या फिर जो डायरेक्ट हमारा C इक्विवेलेंट आया है यहाँ से भी हम टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इस कॉम्बिनेशन पे सभी कैपेसिटर पे आएगा, स्टोर होगा। और कॉम्बिनेशन को दूसरे तरीके से बदल के भी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सिंपल एग्जाम्पल था आपका बुक का 2.9। अब इसमें आगे देखते हैं हम, जो हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो मान लीजिए हमारे पास में कोई कैपेसिटर है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं। ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास में, इसकी दो प्लेट हो जाएंगी, प्लेट ए और प्लेट बी, ठीक है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे दो प्लेट होती है, उनमें से एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब हम कैपेसिटर की प्लेटों पे चार्ज ट्रांसफर करना चाहते हैं या कैपेसिटर की प्लेटों को चार्ज करना चाहते हैं, तो ऐसा करने में क्या करना होता है, हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। कैसे वर्क करना पड़ता है कि नॉर्मली तो हम इसको क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और बैटरी क्या करती है, इस कैपेसिटर को चार्ज कर देती है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज जो है जाता है और प्लेट ए पर स्टोर हो जाता है, और यहाँ से माइनस क्यू चार्ज जाता है और प्लेट बी पर जाकर स्टोर हो जाता है। इस तरीके से इन पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज स्टोर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस वर्क को या इस एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम ये माने कि यहाँ पर कितना चार्ज होता है, प्लस क्यू, और यहाँ पर कितना चार्ज होता है, माइनस क्यू। तो हम माने कि अगर यहाँ से प्लेट बी से प्लस क्यू चार्ज लेकर जाएं और प्लेट ए पर जाकर उसको दे दें,
तो प्लेट ए पर चार्ज कितना आ जाएगा? अगर मान लीजिए बैटरी कनेक्ट नहीं हो, ऐसा मान के चलें कि ये बैटरी कनेक्ट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी हम कोई चार्ज, इसको कैपेसिटर को चार्ज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, प्लेट ए से प्लेट बी से कुछ चार्ज लेकर चलेंगे और किसको ले जाके दे देंगे, प्लेट ए को ले जाके दे देंगे। तो अगर हम इसको प्लस क्यू चार्ज से चार्ज करना चाहते हैं तो प्लस क्यू चार्ज हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, बी से लेकर आ रहे हैं, और किसको दे रहे हैं, ए को दे रहे हैं। तो ऐसा करने में बी के पास तो क्या चार्ज की कमी हो जाती है, इसलिए इसके पास में माइनस क्यू चार्ज आ गया, और ए को हमने चार्ज दिया है तो इसके पास में आ गया प्लस क्यू चार्ज आ गया। तो इस तरीके से ये चार्जिंग की जो प्रोसेस है इसमें हम कुछ वर्क कर रहे हैं। हम क्या वर्क कर रहे हैं कि एक चार्ज को लेकर जाते हैं बी से और ए के पास लेकर जाते हैं, उसमें हम कुछ एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं। एक्सटर्नल वर्क क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि प्लेटों के बीच में जैसे ही हम प्लेट ए को कुछ चार्ज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है, पॉजिटिव प्लेट से और नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमेशा प्रेजेंट होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब हम वर्क करेंगे तो वो जो वर्क होगा वो क्या करेगा, इस कैपेसिटर की एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। उसी वर्क को हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं स्टार्टिंग में कि मान लीजिए स्टार्टिंग में हमारे पास में जो कैपेसिटर है किसी समय पर, किसी इंस्टेंट पर, लेट एन इंस्टेंट चार्ज, दोनों प्लेट्स पर जो चार्ज है वो लिख सकते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, स्मॉल प्लस क्यू एंड स्मॉल माइनस क्यू। और प्लेट बी से जब हम ऐसा करते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू से, हमने किसी इंस्टेंट पर इनको चार्ज हम कर चुके हैं, इतना चार्ज हम इनको दे चुके हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं लेट द चार्ज ऑन ए प्लेट ए एंड बी बी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ए एंड बी, और कह सकते हैं द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाता है, V इक्वस टू क्यू अपॉन सी, या इसको लिख सकते हैं V इक्वस टू क्यू अपॉन सी। सी क्या है, सी क्या है यहाँ पर, सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ये फिक्स होती है भाई, सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये चार्ज या वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती है, ये फिक्स होती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी, ठीक है। तो ये V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन सी। अब इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, इतना वोल्टेज वहां पर है, और इसके अगेंस्ट हम फिर से कोई चार्ज लेकर आ रहे हैं। कितना चार्ज लेकर आ रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं कि हम DQ चार्ज यहाँ पर लेकर और आए, कहाँ से, B से, और कहाँ पर ले जाकर दिया हमने, A पर दिया। तो ऐसा करने में जो स्मॉल वर्क होगा तो कह सकते हैं स्मॉल वर्क इन मूविंग चार्ज DQ फ्रॉम प्लेट B टू A, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, DW, और DW इक्वल टू, तो एक यूनिट चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया जाता है वो क्या होता है, पोटेंशियल कहलाता है। तो आप DQ चार्ज को लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, VDQ, क्लियर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन DW इक्वल टू VDQ, और V की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा Q/C इंटू DQ, और ये हो जाएगा DW। तो ये तो स्मॉल वर्क हुआ DQ चार्ज को ले जाने में। अब हमें कैपेसिटर को मान लीजिए चार्ज करना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इफ वी वांट टू चार्ज द कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, टोटल चार्ज कितना देना है, कैपिटल Q। इन दैट केस द टोटल वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल वर्क हो जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन DW फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं,
DW की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो 0 टू कैपिटल Q, DW की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, Q अपॉन C इंटू DQ। C जो है एक कांस्टेंट होता है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, 1 अपॉन C इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल Q, Q और DQ। अब Q के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन C और ये हो जाता है Q स्क्वायर अपॉन 2 n इंटू एन, जो हो जाता है Q की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो ये Q स्क्वायर बाई 2 और लिमिट क्या रहेगी 0 टू कैपिटल Q। अब लिमिट यूज करें, इसमें लिमिट यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन C कैपिटल Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वर्क जो है W इक्वल टू क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये टोटल वर्क हो जाएगा। अगर हम कैपेसिटर C कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को कैपिटल Q चार्ज से चार्ज करना चाहते हैं, टोटल चार्ज इस पर कितना स्टोर कर दिया या कितने चार्ज से चार्ज कर दिया कैपेसिटर को हमने, कैपिटल Q चार्ज से, और तो इस प्रोसेस में जो वर्क किया जाएगा वो हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C। अब चूंकि जिस फोर्स के अगेंस्ट हम ये वर्क कर रहे हैं वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, चूंकि सिंस, ऐसा लिख सकते हैं सिंस, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स कैसे होते हैं, जिनमें जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ओनली एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। तो जब जो वर्क किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो जो वर्क करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, यू से रिप्रेजेंट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, तो यू इक्वस टू डब्ल्यू, यानी कि यू इक्वस टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये कहलाती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, या एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये कहलाती है एनर्जी, इसको लिख सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ठीक है, Q स्क्वायर बाई 2C। अब इस फॉर्मूले को और भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, क्या, जैसे फॉर्मूला है आपका U इक्वस टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। अब Q इक्वस टू क्या होता है, CV, चूंकि यहां पर देखें Q इक्वस टू CV होता है, तो Q की वैल्यू यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2C इंटू C स्क्वायर V स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा U इक्वस टू, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2CV स्क्वायर, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ CV स्क्वायर के अलावा इसको क्या लिख सकते हैं, CV जो होता है वो Q के बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2Q इंटू V। तो तीन तरह के एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेंगे, 1/2C और ये Q स्क्वायर। ये तीन तरह के एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेंगे पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के लिए, हाफ ऑफ CV स्क्वायर, हाफ ऑफ QV, या 1/2 या Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये डेरिवेशन हो गया। अब बात कर सकते हैं एनर्जी डेंसिटी की, तो एनर्जी डेंसिटी, अब एनर्जी डेंसिटी जो है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि चूंकि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस पूरे स्पेस में क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम फ्रिंजिंग को इग्नोर कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्रिंजिंग होती है, तो ये आपकी +Q पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और ये -Q, ये प्लेट A और ये प्लेट B। इनमें से मान लीजिए प्लेट का एरिया जो होता है, एरिया जो है प्लेट का एरिया, उसको मान लेते हैं हम कैपिटल A, और जो इनके बीच में सेपरेशन है उसको मान लेते हैं हम स्मॉल d। तो प्लेटों के बीच का जो स्पेस है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम बिटवीन प्लेट्स, वॉल्यूम बिटवीन, वॉल्यूम ऑफ स्पेस, ऐसा लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, V इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एरिया इंटू सेपरेशन यानी कि एडी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो यहाँ पर हम एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी, इसको लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसको स्मॉल यू से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल यू अपॉन वी। कैपिटल यू की वैल्यू क्या? यू इक्वस टू क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर अपॉन ए डी, और इक्वस टू 1/2 एप्सिलॉन 0 ए वी स्क्वायर अपॉन ए डी। ए से ए कैंसिल हो गया आपके, ये ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बचा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो स्मॉल यू इक्वस टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन 0 इंटू, फिर क्या बच रहा है? वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं वी अपॉन डी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वी अपॉन डी जो है ये बन जाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखें तो ई इक्वस टू क्या होता है? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अगर मैग्नीट्यूड लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड का तो उसको लिख सकते हैं वी अपॉन डी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं वी अपॉन डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। तो फाइनली अपना जो आंसर है वो क्या निकल के आएगा? एनर्जी डेंसिटी का U इक्वस टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, ये हो जाती है एनर्जी डेंसिटी। और इसको हमने इस एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कर दिया है, क्योंकि अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में या कहीं पर भी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, और वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसको इस फॉर्मूले से लिखते हैं एनर्जी डेंसिटी को U इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। इसको भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसमें Q और C जो है उनकी वैल्यू यूज करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा ये फॉर्मूला। तो जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसका यूनिट अगर देखेंगे तो यूनिट क्या निकल के आएगा भाई? यूनिट हो जाएगा आपका जूल पर मीटर क्यूब। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? जूल पर मीटर क्यूब। और एनर्जी जो कोई भी होती है उसका यूनिट क्या होता है? जूल। तो इस तरीके से आप जो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर जो है उसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है,